हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं भूपेंद्र कुमार आप सबों के बीच में मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। परिवहन का साधन, जो यह चैप्टर है परिवहन से, जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं यह वीडियो जो बनाया हूं और बना रहा हूं वह एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी अर्थात सारे एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो और दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि आगे मैं वीडियो इसी तरह से और बनाऊं। और यह जो प्रश्न है क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न यूपीएससी, बीपीएससी इत्यादि सभी में, अर्थात भारत के जितने भी ऑल एग्जाम होते हैं उनमें ये प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, यह जो चैप्टर है वह है परिवहन। परिवहन को बांटा कितने वर्ग में है, मतलब बांटा कितने वर्ग में गया है। तो परिवहन को मुख्यतः 3 वर्ग में बांटा गया। पहला जल मार्ग, स्थल मार्ग, वायु मार्ग। आप किसी तरह से बोल सकते हैं स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, यानी इसे 3 श्रेणी में रखा गया, जल मार्ग, स्थल मार्ग और वायु मार्ग। तो दोस्तों, हम परिवहन में चर्चा जो कर रहे हैं, आज जो हम चर्चा करेंगे वह सिर्फ जल मार्ग की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमें समझाना है जल मार्ग। तो देखिए, परिवहन का साधन में आज पढ़ेंगे हम लोग जल मार्ग। जल मार्ग को 2 वर्ग में बांटा गया। पहला बांटा गया आंतरिक जल मार्ग और दूसरा जो बांटा गया वह समुद्री जल मार्ग है ना, समुद्री जल मार्ग। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं परिवहन का साधन में वह समुद्री मार्ग, जिसमें हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, अंत तक आप बने रहें। तो देखते हैं यह पहले किस तरह से पूछता है। जल मार्ग को 2 वर्ग में बांटा गया। आंतरिक जल मार्ग का देखरेख, आंतरिक जल मार्ग का देखरेख राज्य सरकार के द्वारा होती है। यह समवर्ती सूची के द्वारा, संविधान में समवर्ती सूची में यह राज्य सरकार को सौंपी गई है, जबकि समुद्री जलमार्ग का देखरेख केंद्र सरकार करती है। तो मेरे दोस्तों, आज हम जल मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग की। तो देखते हैं, पहले हम बात करते हैं समुद्री जलमार्ग। समुद्री जल मार्ग में परिवहन का साधन देश विदेश, दूसरे देशों में आने जाने, दूसरे महाद्वीप में आने जाने के लिए हम समुद्री मार्ग का प्रयोग करेंगे, जिसमें स्टीमर है ना, बड़े बड़े जहाज, समुद्री जहाज को प्रयोग करेंगे, वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो पहले इसमें हम बात करेंगे समुद्री मार्ग में पतन होती है, यानी जिस तरह से रेलवे में स्टेशन होती है, वायुयान में यानी कहने का मतलब जिस तरह से बस स्टैंड में यानी बस के लिए बस स्टैंड होती है, वायुयान के लिए, हवाई जहाज के लिए यानी हवाई अड्डे होते हैं, और उसी तरह से समुद्री मार्ग के लिए पतन होते हैं, यानी बंदरगाह यानी पतन। अब बोलिएगा कि पतन क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है बंदरगाह। जिस स्थान से समुद्री मार्ग, जिस स्थान से यानी जिस समुद्र तट के किनारे दूसरे देशों से जहाज आकर रुकती है या वहां से खुलती है, या व्यापार वस्तुओं को आगमन जागमन क्या मतलब लेन देन किया जाता है, एक देश से दूसरे देश आने जाने की प्रक्रिया को ही बंदरगाह यानी उस स्थान को, उस जगह को ही बंदरगाह कहा जाता है। या बोल सकते हैं कि जिस स्थान पे जहाज, समुद्री जहाज आकर रुकती है, रिपेयर या मरम्मत किया जाता है, उस स्थान को बंदरगाह या पतन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या अब तक 13 है।
कुछ पहले वाले एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो 12 देता है, जिसमें छोटे बड़े मिलाकर के भारत में 195 बंदरगाह हैं, जो 195 बंदरगाह आंतरिक बंदरगाह में आते हैं, जबकि समुद्री बंदरगाह कुल भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या आपको 13 है। तो देखते हैं वह 13 पतन कौन कौन है। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे, ये मानचित्र है। सबसे पहली आपकी चर्चा हम कर देंगे कि यह उत्तर दिशा है। यह कौन सी दिशा है? उत्तर। और ये दक्षिण दिशा है दोस्तों, यानी याद रखना है ना, यानी नीचे में दक्षिण दिशा, उसके बाद ये पूर्व की ओर है और ये पश्चिम की ओर है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, जिसमें पहला हम बात करेंगे पश्चिमी तट की। तो पश्चिमी तट पर, यानी कि ये पश्चिमी तट पर अरब सागर है। इस क्षेत्र में अरब सागर है, यानी भारत के पश्चिमी तट में कौन सागर? अरब सागर। भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर यह जो है, भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 सागर की बात करी। भारत के पूर्व में कौन सागर, सॉरी भारत के पश्चिम में कौन सागर? अरब सागर। भारत के पूर्व में कौन सागर? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सागर? हिंद महासागर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हम एक एक प्रश्न को आपको समझाएंगे। जो बंदरगाह हैं, कुल बड़े बंदरगाहों की चर्चा करी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कांडला पत्तन की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कौन सा राज्य भारत में कहाँ पे है। तो मैं एक चीज बता देता हूं, यहां से इस तरह से आप समझ जाइएगा, है ना, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे भारत में जो पहला जो पतन है वह कांडला की हम चर्चा करेंगे। ये तो अरब सागर में स्थित है। पहला प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि कांडला पतन कहाँ स्थित है, यानी किस सागर में है? तो अरब सागर में। कांडला पतन भारत के किस दिशा में है? तो भारत के किस दिशा में? दोस्तों दूसरा प्रश्न, 2 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। पहला, कांडला पतन किस सागर में है, किस सागर के तट पर है? तो अरब सागर के तट पर। दूसरा प्रश्न, कांडला पतन भारत के किस दिशा में है? तो पश्चिमी तट पर है। दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको अभी बताएंगे, अभी और इसमें है, तो अभी इसकी चर्चा कर लेते हैं। कांडला पतन भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर में स्थित है, और यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात का सीमा है पूरा। कांडला पतन कहाँ स्थित है? गुजरात में। और यह कांडला पतन एक ज्वारीय पतन है। भारत का एक कैसा पतन है? ज्वारीय पतन। तो दोस्तों यहाँ पे 4 प्रश्न आ गया। कितने? भारत का कांडला पतन कैसा पतन है? ज्वारीय पतन है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आते हैं मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा पतन है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा पतन है, और यह पश्चिमी तट के किनारे स्थित है। देख सकते हैं इधर पश्चिमी छोर है। तो मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर है, और यह भारत का सबसे बड़ा पतन है। क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा प्रश्न हो गया। मुंबई सबसे बड़ा पतन है भारत का, और यह अरब सागर में स्थित है, और यह पश्चिमी तट पर है। मुंबई पतन महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अगला आते हैं, मुंबई में इतना भीड़ हो जाता, बंदरगाह रहने, यानी जहाज जो आती थी वो जगह नहीं रहती थी, यानी रुकने का स्थान नहीं रहता था। तो उसके चलते एक उसके बगल में ही 10 किलोमीटर दूर, यानी नेहरू बंदरगाह, नेहरू पतन की स्थापना किया गया, जिसमें नेहरू पतन भारत का दूसरा, यानी कि जो सहायता दिया, यानी इससे दूर 10 किलोमीटर बनाया गया, जिसका नाम था नेहरू पतन, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदर
का, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसका भार कम करने के लिए स्थापना किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्रश्न हो गया, यानी कांडला गुजरात में, मुंबई पतन महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू पतन मुंबई में यानी महाराष्ट्र में। अगला आते हैं तीसरा प्रश्न, मारमा गोवा पतन। मारमा गोवा पतन गोवा में स्थित है, यह भी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो चौथा यहाँ पे हो गया, मारमा गोवा पतन कहाँ है, गोवा में। अगला प्रश्न आते हैं न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कर्नाटक में, यानी 5वां जो प्रश्न आपका है कि न्यू मंगलोर बंदरगाह यानी पतन कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में। अगला आते हैं कोची पतन। कोची पतन भारत का पश्चिमी तट पर केरल राज्य के तट पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है, केरल तट के राज्यों में स्थित है यह पतन। अगला है कहता है कि भारत का सबसे प्राचीन पतन। चलिए ऊपर से आते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। अब जो प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का 12th का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा, चाहे कंपटीटिव पूछता है कि निम्न में से कौन सा पतन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा पतन भारत के पश्चिमी तट पर है, तो आप आंसर जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा कांडला, तीसरा प्रश्न है कोचीन, या इनमें से सभी। तो भारत के पश्चिमी तट पर इनमें से सभी। अगर पूछ दे कि निम्न में से कौन इनके पश्चिमी तट पर नहीं है, ऑप्शन रहेगा कांडला, मुंबई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हल्दिया। तो हल्दिया भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो दोस्तों देखते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह की, जिसमें चर्चा करेंगे हम कोलकाता बंदरगाह की। तो भारत का आते हैं पूर्वी तट पर स्थित अर्थात बंगाल की खाड़ी में स्थित दूसरा है जो वह है कोलकाता पतन। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में, और यह भारत के पूर्वी तट पर है। अगला आते हैं हल्दिया पतन। हल्दिया भी कोलकाता के ही, जिस तरह से मुंबई को हेल्प के लिए जवाहरलाल नेहरू पतन निर्माण किया गया, उसी तरह से कोलकाता को भीड़ देखते हुए हल्दिया पतन का निर्माण किया गया था। यह हुगली नदी के तट पर है ना। तो कोलकाता पतन पश्चिम बंगाल में और हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला आते हैं पारादीप पतन। अगला कौन पतन, पारादीप उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अर्थात ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि पारादीप पतन कहाँ है, तो उड़ीसा में। अगला आते हैं विशाखापट्टनम। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अर्थात भारत का सबसे गहरा पतन है। क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा कि भारत का सबसे गहरा पतन कौन है, तो विशाखापट्टनम। यह क्वेश्चन पूछ देगा कि आस्थल रुद्र पतन कौन है, तो विशाखापट्टनम। अगला आते हैं एन्नौर पतन। एन्नौर के साथ में चेन्नई पतन है। चेन्नई भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पतन है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पतन कौन सा है, तो चेन्नई पतन है। अर्थात चेन्नई भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित है और पूर्वी तट पर स्थित है। तो दोस्तों चेन्नई को ही देखते हुए एन्नौर को भी निर्माण किया गया था। अर्थात एन्नौर पतन तमिलनाडु में और चेन्नई पतन तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में। और आते हैं तमिलनाडु में एक और पतन है जिसका नाम है तूतीकोरन, जो दक्षिणी तट पर है। तूतीकोरिन होता है लेकिन पढ़ते हैं तूती, है ना। तो भारत के दक्षिणी तट पर स्थित भारत का पतन जो है वह तूतीकोरिन है। अर्थात इस तरह से भारत में कुल बड़े पतनों की संख्या 13 है। तो दोस्तों यहाँ पे आप प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न जो पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा कि भारत के पूर्वी पतन कौन कौन है। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया हो तो सारे प्रश्न को अपने से आप लिख लीजिएगा, हम क्वेश्चन बना देते हैं और एक एक प्रश्न पूछा जाएगा कोलकाता पतन कहाँ स्थित है,
तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कोलकाता पतन किस दिशा में है, तो या किस किस सागर में, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। या किस दिशा में, तो पूर्वी की ओर है ना। इस तरह से पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है, तो मुंबई। या पूछ देगा कि कृत्रिम पतन कौन है, तो चेन्नई। इस तरह से प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव देगा। या पूछ देगा कि भारत के 4 ऐसे व्यापारिक पतन का नाम बताएं जो पूर्व तट पर स्थित है। तो पूर्व तट पर 4 व्यापारिक पतन का नाम लिख देना है, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, विशाखापट्टनम से कोई इतना में से 4 को लिख देना है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों जीवन में सफलता एक बार, मौका बार बार नहीं आता, मौका सिर्फ एक बार आता है। वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मौका देखता है वह चौका या छक्का मार ही देता है। तो इसी पर एक कहानी हमें छोटा सा याद आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट, जो जीवन में बदलाव लाता है। एक व्यक्ति था, नौकरी करता था, सिंपल सा नौकरी करता था, बेचारे उस नौकरी से संतुष्ट नहीं था। वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उस हमेशा इस चीज़ को लेकर बोलते रहता था। एक दिन उसका दोस्त बोला कि तुम्हें इसका सोल्व मिल जाएगा, तुम एक बाबा के पास जाओ। तो उसने बोला कि बाबा के पास जाएंगे तो हमें क्या सोल्व हो जाएगा? हाँ, तुम्हें बाबा के पास जाओ, वह सारे रास्ता तुम्हें नौकरी दिलाएंगे, अच्छी नौकरी बताएंगे, उस तरह से होगा जो कहेंगे उसी को करना होगा। तो दोस्तों वह बार बार वो अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन वह बाबा समुद्र तट पर रहते थे। वो बाबा से, जो दोस्त बोला वो बाबा के पास गया, है ना। बाबा के पास वो लड़का गया जो नौकरी करता था। वो चाहता था कि हमें अच्छा नौकरी मिले, लेकिन वो मौका नहीं देता था। तो वो बाबा के पास गया, बाबा से बोला कि हमें अच्छी नौकरी दिला दीजिए बाबा, हमें नौकरी नहीं मिल रहा। तो लड़का बाबा के पास गया, बाबा बोले कि ठीक है तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। तो बाबा ने उसे समुद्र तट के किनारे ले गए जहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे, कंकड़ थे। अब उस कंकड़ के पास ले गए, वो बोले कि बाबू इसमें जो भी पत्थर गर्म होगा, जो भी पत्थर गर्म होगा वही तुम्हारा किस्मत बदलेगा। तुम इस सारे पत्थर में से ढूंढो कि कौन सा पत्थर गर्म है। वो बेचारा बाबा की बात था, वो प्रतिदिन वो काट करने लगा, वो ढूंढने लगा कि हमारा गर्म पत्थर कब मिलेगा और हमारा किस्मत कब बदलेगा। वो नित्य दिन इस तरह से नौकरी करता था, सुबह शाम आकर के उस पत्थर को ढूंढने लगा। और इस तरह से प्रतिदिन करते 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 रोज 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर वो हटाता था, गर्म पत्थर ढूंढता था, नहीं मिलता था। वो सारे पत्थर को चुन चुन कर समुद्र की ओर फेंकते जाता था। एक दिन उसी तरह से टेंशन में नहीं मिल रहा था, फेंकते 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 वो गर्म पत्थर को भी पानी में फेंक दिया। तो दोस्तों यहाँ से हम आपको ये समझ में आया होगा कि उसने अपने किस्मत में जो मौका जो आया वो सिर्फ एक बार आया, और वो गर्म पत्थर को भी समुद्र में गिर दिया। जब वो फेंक दिया तब उसे लगा कि अरे हमने क्या कर दिया, हमारे जीवन में तो एक बार ही मौका आया। तो इसीलिए दोस्तों आप मेहनत करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो मैं आप सबों के बीच में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जो रहेगा परिवहन का ये जल मार्ग था, अभी जो रहेगा वो रेल मार्ग से लाएंगे, यानी स्थल मार्ग। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे।